गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता था, जिसमें अणुसूत्र जो है वो समान होते थे लेकिन उनकी संरचना जो है वो अलग अलग होती थी। उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समवेता। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, जो उनकी संरचना है वो समान होगा। अणुसूत्र तो समान होगा, संरचना भी समान होगी, लेकिन जो त्रिविम में उनकी व्यवस्था है, जो 3D में उनका जो अरेंजमेंट है, जो उनका ओरिएंटेशन है, वो अलग अलग होता है। और उसकी वजह से जो विभिन्नता उनमें पैदा होगी उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समवेता। सीधा सीधा आप मान के चलिए, त्रिविम में जो उनकी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होगा। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है दो तरीके का होता है, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल जिसको हम बोलते हैं संरूपी समावेता। और ये जो संरूपी समावेता है वो एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। जैसे हम ले सकते हैं एल्केन। तो जो एल्केन है या जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होता है उनमें ये संरूपी समावेता पाई जाएगी। और ये समावेता होता है उन एकल बंधों में मुक्त घूर्णन की वजह से। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये उत्पन्न कैसे होगा, जो एकल बॉन्ड है या सिंगल जो बंध है, इन सिंगल बंधों में जब मुक्त घूर्णन होगा, जब इनमें मुक्त घूर्णन होगा तो उस मुक्त घूर्णन की वजह से जो उनके त्रिविम अरेंजमेंट में, त्रिविम व्यवस्था में जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसी को हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म या संरूपी समावेता। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या होगा, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होगा, ये ब्यूटेन, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। और कैसा ब्यूटेन है, सीधी श्रृंखला है, कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो ये होगा N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फार्मूले में, इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र। आपको याद होगा कि जो कार्बनिक यौगिक है उसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे अणु सूत्र के रूप में, संरचना सूत्र के रूप में, रेखी सूत्र के रूप में, ग्राफिक के रूप में और प्रोजेक्शन सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो प्रोजेक्शन सूत्र में, प्रोजेक्शन सूत्र कई तरह का होता है, उसमें से एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इसी को जब हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में लिखना है तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे ये जो CH2 है, इस CH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ये जो दोनों H है उसको हम इस तरह से बाहर में लिख दें। यहाँ पर भी जो H है, इस H को भी हम इस तरह से बाहर में ऐसा लिख सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड सब में। तो अब देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम ये जो 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन है इनको अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इन तीनों को। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो सेंटर में हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से C, और एक तरफ आप लिख लो CH3, फिर इधर आ जाएगा आपका H, इधर आ जाएगा आपका H। ये हो गया। और उसी तरह से ये दूसरा पार्ट है, इसको हम लिखते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। और ये कार्बन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में इस तरह से ऐसा गोल बना देते हैं, ये बताता है कार्बन को। और उसके बाद फिर सेम यही संरचना हो जाएगी, इसमें भी 3 परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसको भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हमने लिख दिया CH3 को यहाँ, तो H कहाँ चला जाएगा, एक H आ जाएगा यहाँ पे, इसका H आ जाएगा यहाँ पे। ये जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये कहलाएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और ये कार्बन, देखिए ये आधा पार्ट पीछे तरफ लिखा हुआ है, ये आधा पार्ट सामने की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को जब हम एक साथ रखते हैं तो इस तरह से संरचना हमको दिखाई देती है। तो अब क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एकल बंध में मुक्त घूर्णन होता है, उस बॉन्ड में रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा उसकी वजह से क्या होता है, इसकी संरचना चेंज होगी। पहले देख लेते हैं कैसे होता है। ये हो गया CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से है, और दूसरा कार्बन कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए
कि यहाँ पर जो ये CH3 है और ये हाइड्रोजन, ये क्या होता है, ये इस तरह से रोटेट होता है, इस तरह से ऐसे घूमता है। ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, उसमें रोटेशन होगा, तो ये इस तरह से मान के चलिए कि ये ऐसा है, तो ये इस तरह से, तो ये घूम के ऐसा चला जाएगा। क्लियर? ऐसा है और ये घूम करके इस तरह से रोटेट हो जाएगा। जब ऐसा रोटेट होगा तो इसकी संरचना क्या होगी, देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए CH3 अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोनों को देखेंगे तो समझ में आएगा, पहले दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, ये CH3 इसके ऊपर, ये H इसके ऊपर, ये H इसके ऊपर, लेकिन इस तरह से है। अब ये क्या हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, रोटेट होता है तो ये आ जाता है एक दूसरे के सेंटर में, तो संरचना हो जाती है इस तरह से। तो ये जो संरचना होती है इसी को हम बोलते हैं समरूपी संरचना, और ये जो समावयता होगी उसी को हम बोलते हैं समरूपी समावयता। और ये कैसे पैदा हो रहा है, एकल बंध के मुक्त घूर्णन से। जब ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में रोटेशन होता है, इस बॉन्ड में रोटेशन होता है, तब उसके त्रिविमीय संरचना में इस तरह से परिवर्तन होता है, इसी को हम बोलेंगे समरूपी समावयता। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियोआइसोमेरिज्म है, जिसको हम बोलते हैं विन्यासी समावयता, ये दो तरीके का होता है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामितीय समावयता और प्रकाशीय समावयता। जो ज्यामितीय समावयता होती है ये मिलता है द्विबंधों में, और द्विबंधों में जब प्रतिबंधित घूर्णन होता है, प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब होता है कि इसमें रोटेशन तो होगा बट उसकी एक लिमिट होगी। ध्यान रखिएगा, रोटेशन होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, समरूपी समावयता में क्या होता था, मुक्त घूर्णन है। मुक्त घूर्णन मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो फ्री है, एकदम फ्रीली रोटेशन होगा उसमें। और यहाँ पे क्या कहता है, प्रतिबंधित घूर्णन होगा, मतलब एक लिमिट तक ही इसमें जो रोटेशन है वो होगा। तो जब प्रतिबंधित घूर्णन होता है, और कहाँ पे होगा, द्विबंधों में। ये कहाँ था, सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड में। तो जब डबल बॉन्ड में होगा तो उससे क्या होगा, उनके त्रिविम संरचना में परिवर्तन होगा, और इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयता। चलिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, और यहां से जोड़ते हैं एक एसिड, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, और यहां पर भी एक एसिड समूह। इसको हम बोलते हैं मैलेइक एसिड। ये होता है मैलेइक एसिड। ये अब इसमें आप देखिए कि जो दो एसिड समूह है, दोनों के दोनों एसिड समूह जो है वो एक ही साइड है या एक ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये जो कार्बन है जो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, चाहे इस कार्बन को ले लो चाहे इस कार्बन को ले लीजिए। तो इन कार्बन में क्या होता है, इनमें रोटेशन होगा। ये क्या होगा, इस तरह से ऐसा घूमेगा। जब इस तरह से घूम जाएगा तो इसकी संरचना कैसे होगी, देखिए ये हो जाता है C डबल बॉन्ड C। ये इस तरह से बॉन्डिंग है इसमें। इधर हम जोड़ते, इधर है एक एसिड समूह, इधर है एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एसिड समूह जो है वो आ जाएगा इधर, और हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा इस साइड। अब यहाँ पे आप देखिए एसिड समूह और ये भी एसिड समूह, दोनों में आप देखिए यहाँ पर एसिड समूह जो है वो एक ही ओर है, एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जो एसिड समूह है वो अलग अलग साइड में है, या फिर कह सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि जो कार्बन है जो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन में रोटेशन हो रहा है। और कैसा रोटेशन हो रहा है, प्रतिबंधित, मतलब एक लिमिट में ये रोटेट हो रहा है। तो जैसे ये घूमेगा इस तरह से, तो ये एसिड समूह इधर आ गया और ये हाइड्रोजन समूह कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। इसी को बोला जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं सिस। ये कहलाता है सिस फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं ट्रांस फॉर्म। ट्रांस मतलब जब समान समूह जो है 180 डिग्री पर हो, और सिस फॉर्म जब समान समूह जो है वो 90 डिग्री पर हो। तो इस तरह से इसमें दो रूप बनेंगे, सिस और ट्रांस। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या जिसको हम बोलते हैं प्रकाशीय समवेता, ये उत्पन्न होता है आणविक असम्मति के कारण, या आप बोल सकते हैं कार्बन परमाणुओं में असम्मति के कारण ये जो समवेता है वो उत्पन्न होती है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, जो प्रकाशीय समवायी होते हैं, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो लगभग समान होते हैं। अंतर क्या होता है, उनका प्रकाश के साथ जो उनका बिहेवियर है, जो उनके प्रकाशी गुण होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, और इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशी समवेता। इसको एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं COOH, ये हो गया आपका H, OH, ये H और OH। ये इसको हम बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड, इसका नाम होता है टार्टरिक, यहां लिख लेते हैं टार्टरिक एसिड। तो ये जो टार्टरिक एसिड है वो क्या करता है, जब इसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ती है या डाली जाती है तो क्या करता है, उस समतल ध्रुवित प्रकाश को ये इस तरह से क्लॉकवाइज, या इधर से हम देखें तो इस तरह से ये उसको क्लॉकवाइज जो है वो घुमा देता है। तो क्या कर रहा है, ये जो प्रकाश है, कौन सा प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, उस प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये घड़ी की दिशा में इस तरह से ये घुमाता है। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा देता है उसको हम बोलते हैं डेक्सोरोटेटरी, या इसको शॉर्ट में डी भी बोला जाता है, या फिर इसी को हम इस तरह से प्लस करके भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी टार्ट्रिक एसिड। और दूसरी तरफ यदि हम देखें, ये भी टार्ट्रिक एसिड है, लेकिन इसमें और इसमें देखेंगे संरचना में थोड़ा सा फर्क है। और इसके ऊपर जब समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घुमाता है, ये ऐसा, ये उल्टे दिशा में प्रकाश को घुमा देता है, या हम कह सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमाता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी टार्ट्रिक एसिड होगा, और इसको हम बोलते हैं लियो टार्ट्रिक एसिड। ये हो जाता है लियो टार्ट्रिक एसिड। ये, या इसी को हम इस तरह से माइनस भी लिखते हैं, या शॉर्टकट में एल भी लिखा जाता है कोष्टक में। तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये भी टार्ट्रिक एसिड है, लेकिन ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों को क्या करता है, घड़ी के उल्टे दिशा में घुमाता है। तो इसको हम बोलेंगे लियो टार्ट्रिक एसिड या एल टार्ट्रिक एसिड, या फिर इस तरह से माइनस चिन्ह से उसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड का एक और फॉर्म होता है जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, दोनों ओर घूमता है। जैसे हम यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं छोटा सा, ये हम ले लेते हैं टार्ट्रिक एसिड HOH, ये भी टार्ट्रिक एसिड है, लेकिन इसमें आप देखेंगे यदि इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश डाली जाए तो क्या करता है, ये जो है प्रकाश किरणों को इस तरह से घड़ी की दिशा में भी घुमाता है, और प्रकाश किरणों को इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में भी घुमा देता है। मतलब यहाँ पे इस तरह से घड़ी की दिशा में चलेगा, और यहाँ पे ये घड़ी के उल्टा चलता है। तो ऐसे टार्ट्रिक एसिड जो प्रकाश किरणों को दोनों तरफ घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में भी और घड़ी के उल्टे भी, तो इनको हम बोलते हैं मीजो, इसको हम बोलते हैं मीजो टार्ट्रिक एसिड, या इसको हम इस तरह से प्लस और माइनस चिन्ह को एक साथ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्या है, तीनों के तीनों टार्ट्रिक एसिड है, तीनों के तीनों का अणु सूत्र एक जैसा है, तीनों के तीनों का संरचना सूत्र भी लगभग एक जैसा है। अंतर क्या है, उनके प्रकाशी गुणों में अंतर है, प्रकाश के प्रति जो उनका बिहेवियर है वो अलग अलग है। तो इसी को बोला जाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशी समवेता। और ये उत्पन्न कैसे होगी, ये उत्पन्न होता है आणविक असम्मति के कारण। इनमें जो कार्बन परमाणु उपस्थित है, उन परमाणुओं में असम्मति के कारण ही प्रकाश के प्रति ये अलग अलग व्यवहार करते हैं, और इससे उत्पन्न होती है प्रकाशी समवेता। तो ये था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या जिसको हम बोलते हैं त्रिविम समवेता। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।